वेलकम टू द पिनिकल ओवरसीज एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस पैसेज, मैं आपको कुछ चीजें जो है वो स्टार्टिंग में ही बताना चाहती हूँ। जब भी देखो, हर किसी बच्चे का अपना कंफर्ट लेवल होता है। कुछ बच्चे जो हैं दे स्ट्रेट अवे स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट रीड करते हैं बिकॉज मे बी दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, मे बी दे आर एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, सो वो कंफर्टेबल है। और कुछ बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं क्वेश्चंस रीड करने में, ठीक है। सो आप जब भी आप रीडिंग करते हो, सो आपको अपना लेवल पता है, आपको पता है कि आप किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग रीडिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। पर मुझे जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वे लगता है, दैट इज आई प्रेफर टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाती हूँ, क्वेश्चंस रीड करती हूँ, उससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे टेक्स्ट में ढूंढना क्या है। आई गेट अ पर्पस, ठीक है। सो इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि देखो, रीडिंग जो है इट हैज 60 मिनट्स ऑफ टाइम ओनली, राइट। सो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिगेस्ट चैलेंज रहता है। तो जब आप क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं, यू गेट एन आइडिया व्हाट यू आर सपोज टू रीड, ठीक है। और आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, यू विल लुक फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। आप इधर उधर की चीजें जो है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन रीडिंग। हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती है। सो लाइकवाइज जो आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस हैं, आप इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को इनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड इनको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, एक और चीज आपने माइंड में रखनी है, हर एक क्वेश्चन का देखो अपना अपना अप्रोच रहता है, ठीक है। जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस रहेंगे आपकी रीडिंग में, ये हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। जब आप इनको टेक्स्ट में ढूंढने की कोशिश करोगे, सो इट्स ऑब्वियस कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो टेक्स्ट के बिगनिंग में होगा, सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे होगा, थर्ड क्वेश्चन उसके नीचे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके टेक्स्ट के बिगनिंग में मिलेगा एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको टेक्स्ट के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, आप टेक्स्ट के बिगनिंग में उनके कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पैसेज में, नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करेंगे, वहां पे उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट स्ट्रेट अवे कभी आप थर्ड पैराग्राफ में नहीं जाएंगे, या थर्ड क्वेश्चन आपने ढूंढना होगा, लास्ट क्वेश्चन आपने ढूंढना होगा, आप कभी भी उसको बिगनिंग में नहीं ढूंढेंगे। पहला अप्रोच आपका यही रहना चाहिए कि आप उसको लास्ट में ही ढूंढें, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो ये क्या बोल रहा है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, कि आपने करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, आपने ढूंढना क्या है, ठीक है। सो ट्रू इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्टेटमेंट के साथ, आपकी जो स्टेटमेंट है, वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर वो उसके साथ अग्री कर रहा है तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, देन योर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अगर आपका जो टेक्स्ट है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, वो आपकी स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। वेल, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि दीक्षा मैम इज वेयरिंग अ ब्लेजर विच इज ऑफ ब्लैक इन कलर, राइट, कि दीक्षा मैम ने ब्लेजर पहना हुआ है जो ब्लैक है कलर में। फिर आप दीक्षा मैम की तरफ देखेंगे तो आपको एक वो आप कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे, बोलेंगे कि नहीं, मैम ने तो मस्टर्ड येलो कलर का कोट पहना हुआ है, वहां पे टेक्स्ट में वो ब्लैक कलर बता रहा है, तो स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यू कैन फाइंड दैट आई एम वेयरिंग अ ब्लेजर, बट उसका कलर जो है वो मैच नहीं हो रहा है, तो जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, इट विल बी फॉल्स। अगर वहां पे लिखा होगा हाँ, मस्टर्ड येलो कलर का कोट या ब्लेजर जो है मैम ने पहना हुआ है, फिर आप मैम की तरफ देखेंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन मैच करते हुए दिखेगी, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। देन कम्स नॉट गिवन। नॉट गिवन सिंपली मींस द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। और इन वाले क्वेश्चंस में बच्चे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड करी, अब वो टेक्स्ट में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो तब तक उसको ढूंढते रहेंगे जब तक ना वो उसको खोजने की कोशिश करेंगे, जब तक ना वो इंफॉर्मेशन उनको मिले, ठीक है। इट्स ऑब्वियस, अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो गिवन नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम,
एक क्वेश्चन पे आपने हाफ अ मिनट का टाइम यूटिलाइज करना है या 1 मिनट का टाइम यूटिलाइज करो। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, उसको ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिल रही है, इट्स ऑब्वियस द अबव वन विल बी नॉट गिवन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मैरी क्यूरी का हस्बैंड है, ही वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस, यानी कि जो मैरी क्यूरी है उसने नोबेल प्राइजेस जीते हुए हैं। अब बोथ यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? मोर देन वन, यानी कि उसने 2 नोबेल प्राइजेस जीते हुए हैं। एंड वो जो 2 नोबेल प्राइजेस मैरी ने जीते हुए हैं, उसके हस्बैंड ने भी वो 2 नोबेल प्राइजेस उसके साथ जीते हुए हैं। ठीक है, अब जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट, पहले ही चीजों को अज्यूम करना स्टार्ट करो। एजम्पशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। अब एजम्पशंस में क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने ये सोचना है कि मेरी सिचुएशन ट्रू कब होगी, मेरी सिचुएशन फॉल्स कब होगी और मेरी सिचुएशन नॉट गिवन कब होगी। अब जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मैरी क्यूरी का हस्बैंड है, उसने भी मैरी क्यूरी के साथ नोबेल प्राइजेस जीते थे, 2 नोबेल प्राइजेस जीते थे। तो अगर वो स्टेटमेंट एज इट इज गिवन है कि हाँ, अगर आप टेक्स्ट रीड करने के बाद आपको ये चीज पता चलती है कि हाँ, मैरी क्यूरी के हस्बैंड ने भी 2 नोबेल प्राइजेस मैरी क्यूरी के साथ जीते थे, तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर पाओ कि नहीं, मैरी क्यूरी के हस्बैंड ने 1 प्राइज जीता या मैरी क्यूरी के हस्बैंड ने 3 प्राइजेस जीते या बहुत सारे नोबेल प्राइजेस जीते, तो स्टेटमेंट मेरी मिसमैच हो रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, मेरी स्टेटमेंट ये होगी हमारी फॉल्स। ठीक है, और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट में नहीं मिल रही है जिसके बेसिस पे आप ये डिफाइन कर पाओ, ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो आपका मैरी क्यूरी के हस्बैंड हैं, उनको भी कोई नोबेल प्राइज मिला है या नहीं मिला है, अगर वो गिवन नहीं है तो वो नॉट गिवन होगा। ठीक है, एक और चीज आपने माइंड में लेकर चलनी है, जब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर आप एक नहीं, आप 2-2 क्वेश्चन के कीवर्ड साथ में रीड करें, बिकॉज कभी कभी कोई सिचुएशन, कोई स्टेटमेंट जो है वो गिवन नहीं होती है एंड हम अननेसेसरली उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। पर जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी रीड करके माइंड में होते हैं कहीं ना कहीं वो, तो जब आप रीड करते हो, रीड करते करते आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंच गए, आपको वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स मिल गए, सो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे पहुंच चुका हूं, यहाँ पे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट है होगी तो वो इस टेक्स्ट के ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। ठीक है, या तो वो नॉट गिवन होगी या तो आप उसको वहां पे ही ढूंढने की कोशिश करो अगर उसके कीवर्ड्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैरी क्यूरी, अब देखो मैंने स्टेटमेंट रीड कर ली, जब भी मैं स्टेटमेंट रीड करती हूं तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन रीड करना है, मुझे इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अभी जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स मेरे क्या हो सकते हैं, जैसे मैरी क्यूरी मेरा कीवर्ड है, हस्बैंड मेरा कीवर्ड है, जॉइंट विनर मेरा कीवर्ड है एंड मैरीज नोबेल प्राइजेस मेरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सो ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं, अब ये कीवर्ड्स टेक्स्ट में एज इट इज भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इनके सिनोनिम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं या ये पैराफ्रेज्ड भी हो सकते हैं। सिनोनिम्स एज इन जैसे यहाँ पे मैरी क्यूरीज हस्बैंड लिखा हुआ है, हो सकता है वहां पे हस्बैंड की जगह पार्टनर लिखा हो सकता है वहां पे हस्बैंड की जगह बेटर हाफ लिखा हो। सो इस तरह के वर्ड्स वो यूज करेंगे। सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर द स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके स्टेटमेंट में प्रेजेंट होंगे, आपने इस तरह से रीड करना है कि आपको उनकी, अगर वो पैराफ्रेज्ड होंगे तब भी आप उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, सो लेट्स एक और चीज मैं आपको, बिफोर वी मूव ऑन टू द टेक्स्ट, एक और चीज, जैसे ये स्टेटमेंट जो है वो टेक्स्ट के किसी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिया गया होगा। सो जिस क्वेश्चन में हमारे जिस टेक्स्ट में हमारे ये जो कीवर्ड्स प्रेजेंट होंगे उसी सेंटेंस में आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस वाले सेंटेंस में कीवर्ड्स मिल रहे और आंसर आपका इस सेंटेंस में होगा, ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है, बिल्कुल लाइक ना के बराबर ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, सो चलिए ढूंढते हैं कि क्या मैरी क्यूरी के हस्बैंड को भी 2 नोबेल प्राइजेस मिले थे या नहीं। सो हमारे कीवर्ड्स हस्बैंड, नोबेल प्राइज। अब देखो हमारा कीवर्ड यहाँ पे मैरी क्यूरी मिल गया तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मैरी क्यूरी के अलावा हमारा जो दूसरा कीवर्ड था वो हस्बैंड था, उसके अलावा जो दूसरा कीवर्ड था नोबेल प्राइजेस थे। सो विल लुक, सो ये क्या बोल रहा है, मैरी क्यूरी इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वुमन साइंटिस्ट हु हैज एवर लिव्ड।
अब यहाँ पे मुझे सिर्फ मैरी क्यूरी कीवर्ड दिख रहा है, ना मुझे हस्बैंड दिख रहा है, ना मुझे नोबेल प्राइज दिख रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में मेरा आंसर नहीं है। I'll move on to the next part. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize. अब यहाँ पे मुझे नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है, मैरी क्यूरी की बात हो रही है एंड मैरी क्यूरी ने नोबेल प्राइज, ये चीज तो क्लियर हो गई कि उसने नोबेल प्राइज जो है वो ट्वाइस जीता हुआ है, ठीक है। अब मैरी क्यूरी ने नोबेल प्राइज ट्वाइस तो जीता हुआ है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी, पर हमने मैरी क्यूरी का नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या उसके हस्बैंड ने भी 2 टाइम्स नोबेल प्राइज जो है वो जीता है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे भी अभी हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, सो हम फर्दर रीड करेंगे। विद हर हस्बैंड, अब यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है, सो हमारा जो कीवर्ड हस्बैंड था हम इसको अंडरलाइन करेंगे। विद हर हस्बैंड पेरी क्यूरी एंड हेनरी बेकरेल, शी वाज अवॉर्डेड 1903 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स एंड वाज, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि उसके हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड जिसका नाम पेरी क्यूरी था एंड हेनरी बेकरेल, शी वाज अवॉर्डेड द 1903 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लिए उनको उनके साथ नोबेल प्राइज मिला था। तो एक प्राइज तो दोनों का जो प्राइज था वो तो उन्होंने विन किया, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैरी क्यूरी को भी प्राइज मिला और फिजिक्स के लिए उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी को भी प्राइज मिला, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग and was the sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. Sole winner, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो मैरी क्यूरी थी, she was sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry, यानी कि केमिस्ट्री के लिए she was the only winner of Nobel Prize, सिर्फ उसी को नोबेल प्राइज मिला था, उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी को प्राइज नहीं मिला था, नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। अब मैरी को तो 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, फिजिक्स के लिए भी एंड केमिस्ट्री के लिए भी, पर जो पेरी क्यूरी है उसको सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नोबेल प्राइज मिला, उसको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, क्या ये ट्रू होगा, नहीं, हमारे स्टेटमेंट का आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पेरी क्यूरी को सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज मिला है, ना कि 2 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हो। एक चीज आपने देखी, जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके कीवर्ड्स हमें टेक्स्ट के बिगनिंग में ही मिले, तो यहाँ पे ही हमें इसका आंसर मिल गया। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, कि जो मैरी है वो, उसका जो इंटरेस्ट है साइंस में वो तब डेवलप हुआ, तब वो इंटरेस्टेड हुई साइंस में जब वो एक बच्ची थी, ठीक है, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब अगेन ये वाली जो स्टेटमेंट है वो टेक्स्ट में एज इट इज भी हो सकती है, पैराफ्रेज्ड भी हो सकती है। पैराफ्रेज एज इन जैसे कि वहां पे लिखा होगा सिंस हर चाइल्डहुड या एट हर यंगर एज शी डेवलप्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स या शी डेवलप्ड इंटरेस्ट इनटू साइंस, तो इस तरह से पैराफ्रेजिंग हो सकती है। सो वी अगेन हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यानी कि जिनके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जिनकी पैराफ्रेजिंग हो सकती है, ठीक है। सो मैरी जो है, शी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो अब हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं मैरी, अगेन इंटरेस्टेड, साइंस एंड चाइल्ड। सो अब हम इन कीवर्ड्स को अगेन टेक्स्ट में ढूंढेंगे, और अब देखो बिफोर वी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स टेक्स्ट, हमने फिर से अज्यूम करना है कि हमारी सिचुएशन ट्रू कब होगी, हमारी सिचुएशन फॉल्स कब होगी, और हमारी सिचुएशन नॉट गिवन कब होगी। सो मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, अगर ये इंफॉर्मेशन एज इट इज मिल रही है कि हाँ मैरी का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में तब डेवलप हुआ जब वो बच्ची थी, ठीक है, तो हमारी सिचुएशन होगी ट्रू। अगर वो वहां पे टेक्स्ट में हमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे हम ये गेस कर पाए या ये चीज कंक्लूड कर पाए कि मैरी जो है उसका इंटरेस्ट साइंस में तब डेवलप हुआ जब वो एडल्टहुड में थी या जब वो टीनेज थी, या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिले, तो स्टेटमेंट हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। जब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी कि जिसके बेसिस पे हम ये गेस ना कर पाए, ये जज ना कर पाए कि उसका इंटरेस्ट साइंस में कब डेवलप हुआ, तो हमारी सिचुएशन जो है वो नॉट गिवन होगी, ठीक है। साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करेंगे ताकि इन केस अगर हम कोई इंफॉर्मेशन स्किप करते हैं तो हमें दूसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो ये बता देगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर चुके हो। मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सॉर्बन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिस्टर की बात हो रही है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सॉर्बन की बात हो रही है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, इन केस अगर हमारे पास नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के कीवर्ड्स ना हो तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए हम ढूंढते हैं कि क्या मैरी जो है तब उसका इंटरेस्ट साइंस में तब डेवलप हुआ जब वो चाइल्ड थी या नहीं। फ्रॉम चाइल्डहुड, अब देखो हमारा कीवर्ड चाइल्ड था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी कीवर्ड जो है वो चाइल्ड आ चुका है। सो फ्रॉम चाइल्डहुड मैरी वाज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिजियस मेमोरी। जो मैरी जो है वो रिमार्केबल थी, उसकी प्रोडिजियस, उसकी अद्भुत मेमोरी के लिए वो रिमार्केबल थी। एंड एट द एज ऑफ 16 won a gold medal on completion of her secondary education। और 16 की एज में उसको गोल्ड मेडल भी मिला अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। अब जो मैरी है उसकी मेमोरी की बात हो रही है, उसकी मेमोरी की तारीफ हो रही है कि उसकी जो मेमोरी थी बहुत ही ज्यादा, वो बहुत, उसका शार्प माइंड था, बहुत तेज थी, उसकी बहुत अद्भुत मेमोरी थी। और उसको 16 की एज में उसने गोल्ड मेडल भी अचीव किया, उसने गोल्ड मेडल भी उसको मिला उसकी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने पर हमने ये देखना था कि जो मैरी है क्या उसका इंटरेस्ट साइंस में तब डेवलप हुआ जब वो बच्ची थी। बच्चे होने की बात हो रही है, उसकी मेमोरी की बात हो रही है, पर उसकी इंटरेस्ट की इसमें कहीं पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर भी हम आगे रीड करते हैं, देखते हैं, हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन मिले। Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister Bronya's medical studies in Paris, on the understanding that Bronya would in turn later help her to get an education. Again, उसके इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उसके फादर की, जिसने कहीं गलत जगह पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी वजह से लॉस हो गया। उसके बाद उसने टीचर की जॉब, वो टीचर बनी, अपनी जो सिस्टर थी उसको उसने हेल्प करी उसकी फर्दर स्टडीज में, इस बेसिस पे कि जब उसकी स्टडीज खत्म हो जाएंगी तो इन रिटर्न जो उसकी सिस्टर ब्रोनिया है वो भी उसको हेल्प करेगी आगे की पढ़ाई पूरी करने में। यहाँ पे भी कहीं पे बात नहीं हो रही है कि उसका जो मैरी का इंटरेस्ट है साइंस में तब डेवलप हुआ जब वो छोटी बच्ची थी, ठीक है। हम नेक्स्ट टेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड एंड मैरी वेंट टू पेरिस। तो यहाँ पे मैरी जो है वो पेरिस चले जाती है, बिगिन टू स्टडी, अपनी स्टडीज के लिए। अगेन वो वाला क्वेश्चन, इसका मतलब हमारा क्या है, नॉट गिवन है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है। चाइल्डहुड की बात हुई पर चाइल्डहुड में उसके इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, जो उसका इंटरेस्ट साइंस की तरफ डेवलप हुआ, ठीक है। सो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी जब आप किसी चीज को कंक्लूड नहीं कर पाओगे, हो सकता है उसका साइंस में इंटरेस्ट बचपन में ही डेवलप हुआ हो, या हो सकता है बचपन में नहीं, जब वो 16 की एज के बाद, जब उसने गोल्ड मेडल अचीव किया उसके बाद डेवलप हो, ठीक है। एक क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, तो सिचुएशन हमारी क्या है, नॉट गिवन। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे, जो क्या था, मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सॉर्बन बिकॉज ऑफ अ सिस्टर्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमने जब टेक्स्ट रीड किया था तो उसमें हमने थोड़ा सा फाइनेंसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उसके फादर जो है उसका थोड़ा सा लॉस हो गया था, इन्वेस्टमेंट उसने कहीं करी हुई थी तो उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया था, जिसकी वजह से मतलब वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाया। तो मैरी जो है वो टीचर बन जाती हैं और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करती हैं उसकी पढ़ाई के लिए, वो उसको पेरिस भेजती है पढ़ने के लिए, इस कंडीशन पे कि जब वो पेरिस से वापस आएगी, अपनी स्टडीज पूरी करके आएगी, तो तब मैरी चले जाएगी और वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ी थी, पर हमने ये देखना है कि क्या मैरी जो है वो उसने सॉर्बन अटेंड किया, अपने मतलब उसकी जो सिस्टर है क्या उसने बाद में इन रिटर्न उसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया या नहीं दिया, ठीक है। सो हम टेक्स्ट रीड करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड। ये जो प्रॉमिस है वो पूरा होता है। कौन सा प्रॉमिस, जहां पे ये बोल रहा है कि she was able to finance her sister Bronya's medical studies in Paris on the understanding that Bronya would in turn later help her to get an education। कि मतलब जो ब्रोनिया है जब उसकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद वो उसकी फर्दर एजुकेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1891 में ये प्रॉमिस जो है वो पूरा हो जाता है, यानी कि जो ब्रोनिया है वो उसके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बियर कर रही है। सो इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड एंड मैरी वेंट टू पेरिस एंड बिगेन टू स्टडी एट द सॉर्बन।
अब हमारा कीवर्ड क्या था? सॉर्बन। हमारा कीवर्ड क्या था? कि जो ब्रोनिया है वो मतलब फाइनेंशियली उसको हेल्प कर रही है। सो शी ऑफन वर्कड फार इनटू द नाइट एंड लिव्ड ऑन लिटिल मोर देन। अब देखो ये यहाँ पे सॉर्बन चली जाती है और इसकी सिस्टर जो है वो उसको फाइनेंशियली हेल्प करी है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रही है उसकी स्टडीज में। तो जो हमारी स्टेटमेंट है, हमारी जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ब्रोनिया जो है उसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो हाँ यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होता है और मैरी जो है वो सॉर्बन चले जाती है पढ़ने के लिए। तो जब हमारी स्टेटमेंट, जब हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो मैच हो जाता है तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी? दैट विल बी ट्रू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने इसमें देखो, जब भी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जैसे वो क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के लिए वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको लोकेट भी कर लेते हैं। ठीक है, सो true false not given, it is not only about locating your information, it is not only about locating those keywords. ठीक है, उन्होंने keywords locate कर लिए, ठीक है, और उसको true उनको दिख गया कि हाँ ये present था, ये present था, ये present था statement में, तो हमारी situation, हमारी जो statement है it will be true। but ऐसा नहीं होता। in true false not given you have to match the information। ठीक है, I hope आपको ये सारा जो आपकी बेसिक चीजें थी वो आपके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपना मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाऊं। एंड छोटी 2-4 टिप्स हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप उन टिप्स को जरूर फॉलो करें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन योर एग्जाम एज वेल। ठीक है, तो वो जो टिप्स हैं, जब भी आप टेक्स्ट रीड करते हैं, जब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस रीड करते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि उन स्टेटमेंट्स में वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आपकी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करते हैं, जैसे ऑल, सम, मेनली, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली। सो इस तरह के वो वर्ड्स यूज करेंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर जब भी ऐसे वर्ड्स आपकी स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, You have to read the information thoroughly, because ये वाली जो situations होती हैं, बहुत बारी इन छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से आप अपना आंसर जो है वो गलत लिखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैस्मिन ऑलवेज बाइज एन आईफोन ऑन हर बर्थडे एट वेव मॉल। ठीक है, जैस्मिन हमेशा अपने बर्थडे पे वेव मॉल में आईफोन खरीदती है। ठीक है, ये एक सिचुएशन है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, जैस्मिन मेनली बाइज एन आईफोन ऑन हर बर्थडे एट वेव मॉल। तो जैस्मिन जो है वो ज्यादातर आईफोन खरीदी है अपने बर्थडे पे वेव मॉल में। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, वो टेक्स्ट रीड करते हैं, वो देखेंगे हाँ बाइज एन आईफोन, वेव मॉल, बर्थडे, जैस्मिन, नीचे भी उनको सेम दिख रहा है, वो स्टेटमेंट को ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, पर अगर हम इसको थॉरोली देखें, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो बोल रहा है जैस्मिन ऑलवेज बाइज एन आईफोन, जैस्मिन हमेशा खरीदती है आईफोन अपने बर्थडे पे, और ये बोल रहा है जैस्मिन मेनली बाइज एन आईफोन। दैट मींस यहाँ पे कोई और दूसरा फोन खरीदने के भी स्कोप्स हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट के बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पे 100% वो आईफोन ही खरीदती है ऑल द टाइम्स, एवरी टाइम, पर यहाँ पे देयर आर स्कोप्स दैट शी माइट बी बाइंग अनदर फोन एज वेल। ठीक है, वो कोई दूसरा फोन भी बाय कर सकती है। सो ये एक इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आए आपको दिखें सम, ऑल, मेनली, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली, तो जब भी ऐसे वर्ड्स आपकी स्टेटमेंट में होंगे आपने उन पे फोकस करना है, आपने इंफॉर्मेशन को मैच करना है। लाइकवाइज जब भी ऐसे वर्ब्स आपको स्टेटमेंट में दिखेंगे, वर्ब्स एज इन सजेस्ट, क्लेम, बिलीव, नो, तो ये वर्ब्स भी आपकी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी आपकी स्टेटमेंट पे स्ट्रेस पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज क्लेम्ड ही वॉज अ कैनेडियन सिटीजन। जो राज है वो ये क्लेम करता है कि वो कैनेडियन सिटीजन है। ठीक है, एंड देन देयर इज दिस स्टेटमेंट, राज इज अ कैनेडियन सिटीजन, कि राज जो है वो एक कैनेडियन सिटीजन है। अब दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है, एक में श्योरिटी है, एक में सर्टेनिटी है कि राज जो है वो कैनेडियन सिटीजन है। ठीक है, पर जो दूसरा है इसमें राज क्लेम कर रहा है कि वो कैनेडियन सिटीजन है, बट इन रियलिटी
व्हाट ही इज, क्या वो कैनेडियन सिटीजन है या नहीं है। एक वो श्योरिटी नहीं है इसमें, एक सर्टेनिटी नहीं है इसमें कि वो कैनेडियन सिटीजन ही है, वो क्लेम करता है कि वो कैनेडियन सिटीजन है। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो इस तरह के जब भी वर्ब्स होंगे, इस तरह के जब भी आपके क्वालिफायर्स होंगे, आपने हमेशा फोकस करना है, स्टेटमेंट को आपने थॉरोली रीड करना है और फिर जाके अपना आंसर आपने मार्क करना है। देन द नेक्स्ट थिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सिर्फ ट्रू हो या फॉल्स हो और मतलब कोई एक मिसिंग हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन में या येस नो नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन में एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नॉट गिवन आपका आंसर होगा ही होगा। सो बड़ी बारी ऐसा होता है, आपको लगेगा कि मेरा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यार इनमें तो नॉट गिवन कहीं आ ही नहीं रहा है, इनमें तो नॉट गिवन कहीं आ ही नहीं रहा है। सो उसी टाइम आपको अपने माइंड में ये चीज लानी है कि कोई एक क्वेश्चन मेरा जरूर गलत है, ठीक है। सो इट्स 100% फॉर श्योर कि अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो एक ट्रू, एक फॉल्स, एक नॉट गिवन होगा ही होगा। Then do not skim and scan the text to find the final answer. You will have to read the appropriate part of the text very carefully in order to understand what the author means. वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आपने सिर्फ skimming and scanning पे फोकस नहीं करनी है। You have to, देखो जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपको लोकेशन तक लेकर जाएंगे, पर जो आपका फाइनल आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के मैच होने पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक एंड नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू। आपके लिए एक छोटा सा टेक्स्ट है। सो दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको रीड करके इस क्वेश्चन को रीड करके आप इसका आंसर ढूंढेंगे एंड कमेंट सेक्शन में लिखेंगे whether the statement is true, whether the statement is false, whether the statement is not given. So Mary stopped doing research for several years when her children were born. तो आपने ये मुझे बताना है कि क्या मैरी ने अपनी रिसर्च जो है वो सच में बंद करी थी जब उसके बच्चे पैदा हुए थे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको एज इट इज मिल रही है तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या ये नॉट गिवन है, ठीक है। सो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिए एंड अगर आपको ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, आप इस तरह की वीडियोस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस आपको रोज देखने को मिलेंगी, आपके छोटे से छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही जम्मू में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं एंड एक कंफ्यूजन रहता है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख के अपने डाउट्स सारे क्लियर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी घर बैठे बैठे सारी छोटी से छोटी चीजें, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। Thank you so much. So do subscribe our channel and do share it with your friends as well.